नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया है। बिहार में आज रोड शो और रैलियों की भरमार रही। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होंगे। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो इधर राहुल गांधी भी आज बिहार में रहे। राहुल गांधी की जनसभा औरंगाबाद में हुई। इसके अलावा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज धुआंधार चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव आज करीब 17 चुनावी जनसभाओं में शिरकत की, तो सीएम नीतीश ने भी आखिरी दिन जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बिहार में चुनावी जनसभा में महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगे। पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में लालू यादव और सोनिया गांधी पर परिवारवाद को लेकर खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, वे युवाओं, किसानों, गरीबों और जीविका दीदियों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच सकते। अमित शाह ने कहा, लालू राबड़ी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ना लालू राबड़ी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और ना ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए न दिल्ली में जगह खाली है और न ही पटना में। दोनों जगह कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी ने जाले में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी चाहे ऐसी यात्राएं निकाल लो, लेकिन मोदी सरकार देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा के दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, लालू जी ने चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, होटल बेचने में घोटाला, अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, भर्ती घोटाला और एबी एक्सपोर्ट घोटाला किया। वहीं कांग्रेस ने भी 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। ऐसे लोग बिहार का भला कैसे कर सकते हैं। भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल और नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन दोनों पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यह अपने आप में उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण है। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। प्रचंड बहुमत से जीत। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े चुनावी वादे किए।
उन्होंने कहा कि पहले चरण का प्रचार प्रसार आज मंगलवार को समाप्त हो जाएगा और जनता ने इस बार वर्तमान सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं से लेकर युवा वर्ग तक सभी मतदाता इस बार बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने घोषणा की कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को अगर उनकी सरकार बनती है तो मान बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1 साल का 30,000 भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के अलावा जितनी भी दीदियां हैं जिनका मौजूदा सरकार ने शोषण किया है उन्हें अस्थायी किया जाएगा। उनका मानदेय 30,000 सालाना किया जाएगा और 2,000 प्रतिमाह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें कर मुक्त 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बहुत पुराना मुद्दा है और हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। किसानों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 बोनस और गेहूं के एमएसपी के अतिरिक्त 400 बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का शुल्क लेती है, जिसे उनकी सरकार खत्म करेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पैक्स को माननीय का दर्जा दिया जाएगा और उनका मानदेय पर भी विचार किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने धुआंधार 17 रैलियां की। इस दौरान तेजस्वी के निशाने पर एनडीए रहा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लाचार और बीमार सीएम बताया और उनकी विदाई की तारीख तय कर दी। जो स्थिति है राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया गया। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी देगी। जितने भी पैक्सों है या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग। औरंगाबाद में पुलिस लाइन के पास स्थित मैदान में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का चैनल शाह व मोदी बदलते हैं। नीतीश कुमार अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में क्या होगा, कब होगा, इसका निर्णय मोदी व शाह लेते हैं। राहुल ने भीड़ में उपस्थित युवाओं से कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां देखता हूं कि बिहार के लोग काम कर रहे हैं। बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। लद्दाख में सड़क बनाते बिहारी मिला, तेलंगाना की फैक्ट्री में काम करते बिहारी मिला, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री एवं सड़कों पर काम करने वाले बिहारी मिले। राहुल गांधी ने कहा कि 20 वर्षों में नीतीश ने बिहारियों को देश का मजदूर बना दिया है। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर यहां हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ग के गरीबों को न्याय मिलेगा, अति पिछड़ों व दलितों को हर तरह की सुविधा मिलेगी, जाति व धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। वोट चोरी के सवाल पर कहा कि यहाँ के लोग चालाक हैं, चोरी नहीं होने देंगे, संविधान बचाने के लिए आगे आना होगा। राहुल ने कहा कि बिहार में सरकार बनने पर आईटी कंपनी के साथ मोबाइल फैक्ट्री खोला जाएगा। शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि कभी बिहार में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, अब स्थिति खराब है। राहुल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा कि उसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे।
पेपर लीक पर तंज कसते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट और उनसे जुड़े लोगों के बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, परीक्षा से पहले पेपर मिल जाता है। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। किसानों, मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, सारों की आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है। किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बिहार में चुनावी जनसभा में महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगे। औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही, अगर होती तो वह आज नौकरी दे रहे होते। बीजेपी ने नौकरी छीनने का काम किया है। अखिलेश ने दावा किया कि तेजस्वी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ, नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से महिला सुरक्षा के तहत शौचालय बनाए गए और गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त दिलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। स्मृति ईरानी ने बताया कि महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे 11 लाख से अधिक महिला समूह सशक्त हुए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपये पहुंचाने का काम किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध के चंगुल से बाहर निकाला है और महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने अपील की कि बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाए ताकि राज्य स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। तरन तारण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजा वड़िंग की टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। कांग्रेस के गृह मंत्री बूटा सिंह पर टिप्पणी के साथ साथ एससी समुदाय पर राजा वड़िंग के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। राजा वड़िंग के इस बयान का पंजाब के विभिन्न जिलों में कड़ा विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में एससी चेयरमैन गुरप्रीत सिंह ने आज अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजा वड़िंग की कड़ी निंदा की। गुरप्रीत सिंह ने कहा कि राजा वड़िंग ने जानबूझकर एससी समुदाय को निशाना बनाया है, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजा वड़िंग आने वाले दिनों में अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उनका कड़ा विरोध किया जाएगा और उनके पुतले भी जलाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तरन तारण के लोगों से आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के अलावा किसी भी अन्य पार्टी को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय को निशाना बनाती है, जो अब अस्वीकार्य है। मीडिया से बात करते हुए गुरप्रीत सिंह जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम अनुसूचित जाति समुदाय को एक ज्ञापन देंगे जिसमें राजा वड़िंग के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वह खुद बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया और सड़क पर रेसिंग से बचने की अपील की। 8 और 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, जिम्मेदारी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रफ्तार जुनून होना चाहिए, जोखिम नहीं। यही चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगी। साथ ही यह आयोजन रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और युवाओं को सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनेगा। देश के गृह मंत्री, भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। बालाघाट में थाना लौंजी के चौरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली है, ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बालाघाट मंडला नक्सली जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि जिले में पहली बार किसी सशस्त्र महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। सुनीता मलाजखंड दरकेसा दलम में एसएम हैं, जो इंसास राइफल के साथ सशस्त्र नक्सली संगठन में
मध्य प्रदेश के गोंदिया योमराज नांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुनीता पिता बिसरू ओयाम माओवादी संगठन में वर्ष 2022 में जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेर के गार्ड के रूप में कार्य किया। राजस्थान में जयपुर के एक प्रमुख निजी स्कूल में शुक्रवार को 6ठी कक्षा की एक छात्रा की रहस्यमयी परिस्थितियों में भवन की 4थी मंजिल से मौत हो गई। वहीं घटना की जांच के लिए भेजी गई शिक्षा विभाग की टीम ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने जांच में सहयोग नहीं किया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है और पुलिस परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। नीरजा मोदी स्कूल की 4थी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद छात्रा अमायरा को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना पर दुख व्यक्त किया और मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए समिति बनाई है। खटाना ने संवाददाताओं से कहा, वास्तविक कारण तो जांच के बाद ही सामने आएगा। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। हम मामले की गहन जांच करवाएंगे। मंत्री दिलावर ने कहा, ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। विद्यालय संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए। हालांकि 6 अधिकारियों की टीम को 1.5 घंटे से अधिक इंतजार करने के बावजूद कथित तौर पर प्रिंसिपल या प्रबंधन से मिलने नहीं दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा ने कहा, ना तो प्रिंसिपल और न ही स्कूल का कोई प्रतिनिधि हमसे मिला। मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग स्कूल की मान्यता रद्द करने पर विचार कर रहा है। मानसरोवर के थाना अधिकारी लखन खटाना सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या का मामला है, क्योंकि पीड़िता कथित तौर पर एक शिक्षक के व्यवहार से परेशान थी। 2-1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जो 6th क्लास में पढ़ने वाली है, उनको छत से गिरने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तो बच्ची के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको भरसक प्रयास के बावजूद बचाया नहीं जा सका है। बच्ची के पेरेंट्स आ गए हैं, पेरेंट्स ने भी हालात देख लिए हैं, उनके जो स्टाफ वाले हैं वो भी हमारे साथ में, तो एक बार मौका विजिट कर रहे हैं, उसके बाद अभी जांच से पता लगेगा। मैं अभी आया हूं और अभी तक कैंपस में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में एक अनोखा और भावपूर्ण विवाह समारोह आयोजित किया गया। तमिलनाडु से आए एक श्रद्धालु जोड़े ने रामलला के भव्य मंदिर परिसर में 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु से आए लड़के रमेश और लड़की सुजाता ने वर्षों पहले संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा वो विवाह नहीं करेंगे। रामलला का भव्य मंदिर तैयार होने पर यह जोड़ा अयोध्या पहुंचा और पवित्र वातावरण में विवाह संपन्न हुआ। दूल्हे रमेश ने दुल्हन सुजाता की मांग में सिंदूर भरकर जीवन के नए सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर तमिलनाडु से लगभग 350 श्रद्धालुओं का एक दल भी अयोध्या पहुंचा था, जिन्होंने रामलला के दर्शन और पूजन किए। यह विवाह भक्ति, आस्था और भगवान श्री राम के प्रति देश भर की अटूट श्रद्धा का प्रतीक बना। भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद से इस जोड़े का वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्धि हो, यही कामना है। एक परिवार आया और वहाँ की एक साध्वी जी थी, उनके वो सभी शिष्य थे। लड़का जो है, दूल्हा जो था उसका नाम रमेश था और लड़की सुजाता। इनका पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर हुआ। उन्होंने संकल्प किया था कि अयोध्या का राम मंदिर जब बनेगा और बनने के बाद ही हम दोनों लोग शादी करेंगे, वो विधिवत। हाँ, तो वो लोग अपने पूरे परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लगभग 300 लोग आए हैं। किस विधि विधान से शादी हुई है? हैं? किस विधि विधान से शादी हुई है?
वैदिक रीति से उनकी शादी हुई है, तो अच्छा था। और उनका जो अपना विधान है उसके अनुसार ही हुआ है, उनकी जो उनकी रीति रिवाज के साथ। और फिर उन्होंने यहाँ आज का भंडारा जो है उन्हीं के नाम से हो रहा है। हाँ, और मिष्ठान की व्यवस्था सीता रसोई के लोगों ने की है, उनको प्रसाद वितरण किया, जो लोगों को भेंट करना था भेंट किया। ये हमारी रसोई का आज बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर किन्हीं और यूपी के कुशीनगर में चल रहे कुशीनगर महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। लोक गायक गोपाल राय और आर्यन बाबू की गीतों पर लोग ठुमके लगाते नजर आए। अंत में सभी ने फूलों की होली खेली। बता दें कि सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 12वें कुशीनगर महोत्सव की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई थी। एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय के नेतृत्व में आयोजित 7 दिन दिवसीय इस महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। मशहूर लोक गायक गोपाल राय और भोजपुरी गायक आर्यन बाबू ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं आंशिक सिंह और जुड़वा भाई नंदन चंदन ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी। इसके पूर्व ऋषिका विश्वकर्मा, अभिषेक यादव, हरिकेश मौर्य, भास्कर श्रीवास्तव, सूरज मिश्र व्यास और बाल मुकुंद ने भी गीतों की प्रस्तुति दी। संचालन राधेश्याम त्यागी और विकास पांडे ने किया। कुशीनगर महोत्सव हम लोग हर साल आते हैं और बड़े भैया विनय राय जी का आशीर्वाद प्यार हर साल हम लोग को मिलता रहता है और ये दिन पर दिन भव्य, हर साल भव्य रूप लेता जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में और भव्य रूप लेता रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि निश्चित तौर पे जिस तरह से यह कार्यक्रम 12 वर्षों से करा रहे हैं और सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में कार्यक्रम करा रहे हैं। मैं पहले भी बताया जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था नदियों को नदियों से जोड़ने का, उसके निमित्त जल का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में जो होने वाला है वो जल के लिए होने वाला है। 151 नदियों के जल से जल को इकट्ठा करके भगवान सूर्य भगवान के प्राकटोत्सव पर 31 जुलाई को भगवान का स्नान कराना, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने अभी तक नहीं देखा था जो लगातार 12 वर्षों से चल रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि आदरणीय विनय राय जी सामाजिक क्षेत्र में है, निश्चित तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में भी आए, जिससे समाज का, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का भी भला हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।